कश्मीर जाने का कितना खर्चा है मालूम है? कितना? कम से कम 1000 रुपया। अरे इतना पैसा कहाँ है हमारे पास? ये सब मुझे नहीं मालूम, जाओगे कि नहीं बताओ। अरे लेकिन इतना रुपया आएगा कहाँ से? कहिए। मुझे सत्यन्वेषी व्योमकेश बख्शी से मिलना है। आइए। आइए बैठिए। क्या काम? ये रही आपकी फीस। मेरा काम कुछ अजीब सा है, इसलिए अगर अचानक मेरी मौत हो जाए तो मेरी मौत किसने और कैसे की, इसकी तहकीकात आप करेंगे। मरने के बाद ये मुमकिन नहीं होगा, इसलिए पैसे पेशगी दे रहा हूं। गिन लीजिए, पूरे 1000 है। आपसे कुछ सवाल करूंगा, लेकिन आपका काम करूंगा या नहीं ये आपके जवाब पर निर्भर है। तब तक ये नोटों की गड्डी यहीं पर रहने देते हैं। नहीं, थैंक यू। हाँ, पूछिए सवाल। आपके सारे सवालों का जवाब शायद मैं ना भी दूं, मगर काम आप मेरा जरूर करेंगे। आपका नाम क्या है? ओह सॉरी, मैंने अपना नाम नहीं बताया अभी तक। सत्यकाम, सत्यकाम दास नाम है मेरा। सत्यकाम? हाँ, जैसे आप सत्यन्वेषी, वैसे मैं सत्यकाम। पहले तो कभी सुना नहीं। आपका उपनाम तो नहीं है? जी नहीं, ये मेरा असली नाम है। अच्छा, कहाँ रहते हैं? पता क्या है? यहीं कलकत्ता में 33/34 एमहर्स्ट स्ट्रीट। क्या काम करते हैं? कुछ नहीं। पढ़ते हैं क्या? पढ़ता था कभी, अब तो सब छोड़ छाड़ दिया। लेकिन कुछ तो करते होंगे। कपड़े से तो ऐसा लगता है कि अच्छे खाते पीते घराने के हो। ठीक कहा आपने, खाता पीता घराना। धर्मतला स्ट्रीट पर आपने सुचित्रा एम्पोरियम का नाम जरूर सुना होगा। हाँ सुना है, बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है। सुचित्रा एम्पोरियम में मैं भागीदार हूँ। भागीदार? दूसरे भागीदार कौन है? दूसरे नहीं, सिर्फ एक। उषा नाथ नाम के एक आदमी है, मेरे पिताजी। ये एम्पोरियम तो काफी दिनों से है। हाँ, मेरी माँ के पिताजी ने इस एम्पोरियम की स्थापना की थी। फिर मेरे पिताजी इसमें भागीदार बन गए। फिर मेरे नाना के मरने के बाद मैं इसमें भागीदार बन गया। मेरी माँ मेरे नाना की इकलौती संतान थी और मैं मेरी माँ की। समझा। आप शराब पीते हैं? क्यों, बू आ रही है क्या? आपकी उम्र क्या होगी? 21वां चल रहा है। जन्म की तारीख भी आपको बता देता हूँ, 7 अगस्त 1935। आप क्या कितने दिनों से पी रहे हैं? 14 साल का था तभी से पी रहा हूँ। हाँ, रोज पीते हैं? हाँ, जब मन करता है पी लेते हैं। लगता है आप दोनों इस सुख से वंचित हैं। शराब से जुड़ी हुई दूसरी बुराइयों का भी शौक है आपको? अरे बुराइयां क्यों कह रहे हैं व्योमकेश बाबू? इतनी लोकप्रिय चीज क्या बुरी हो सकती है? हाँ, कितनी लड़कियों को बिगाड़ा है? कभी गिनती नहीं रखी। हाँ। आपने कहा कि आपकी मौत अचानक हो सकती है। क्या आपको डर है कोई आपका खून करेगा? जी। कौन खून कर सकता है? जिन लड़कियों को बिगाड़ा है उनके कोई सगे संबंधी? हो सकता है। किसी पर शक है? शक तो है, मगर नाम नहीं लूंगा। अपनी जान बचाने की भी कोशिश नहीं करेंगे? कोशिश से कोई फायदा नहीं होगा। मेरा ख्याल है मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। आज चलता हूँ, रात को एक ज़रूरी अपॉइंटमेंट है। ये रखिए, गुड नाइट। अपनी लोकप्रियता बढ़ाने जा रहे हैं? जाहिर है। अच्छा, अगर आपका खून हो जाए तो
हमें पता कैसे चलेगा? आपको अखबार से पता चल ही जाएगा। वैसे आप खुद भी पूछताछ कर सकते हैं। आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 1000 रुपए के लिए परेशान हो गए थे ना, मिल गए ना रुपए? सब ऊपर वाले की मर्जी। चलो कश्मीर जाने की तैयारी करो। कैसे लगा लड़का तुम्हें? अरे इतना बेहुदा और मुंहफट लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने भी। ताज्जुब की बात यह है कि उसे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन मौत के बाद तहकीकात करवाना चाहता है। कश्मीर जाने की सोच रहे हैं, लेकिन हमारे पास गर्म कपड़े कहाँ हैं? अरे पिछली साल पटना में तो थे ना। वो तो सब भैया के थे, हमारे पास क्या है? वहाँ ठंड कुछ कम थी इसलिए गुजारा हो गया, लेकिन कश्मीर में तो कम से कम 3 मोटे कंबल चाहिए और मेरे लिए ओवरकोट। चलो कल सवेरे ही निकल पड़ते हैं। कहाँ जाओगे? सुचित्रा एम्पोरियम, 1 पंथ 2 काज। लो संभालो। कितने में मिला ये सब? भाभी, वो जो कल लड़का आया था ना, हाँ उसकी दुकान से लिया हमने ये सब। कम से कम 20% का डिस्काउंट दिया उसने। सच? हाँ। बहुत ही अच्छा लड़का है। हाँ बहुत अच्छा है। जल्द उसका खून नहीं ना हुआ तो 2 दिन में सुचित्रा एम्पोरियम का दिवाला निकल जाएगा। नहीं, ऐसा मत कहो। जितना मैं उसको खराब समझता था ना, उतना वो है नहीं। चलो उसके घर का मुआयना भी करना है। क्या पता बताया? 33 बाय 34 एमहर स्ट्रीट। मुमताज बाबू, कहिए। मुझे नहीं पहचाना? पिछली पूजा में आपके यहाँ गया था चंदा लेने, नंदलाल घोष। आप ही के मोहल्ले में रहता हूँ। हाँ, हमारे मोहल्ले में रहते हो तो यहाँ इतनी दूर क्या कर रहे हैं? बात यह है सर कि इरादा क्या है? इरादा सर, आप ही को बता रहा हूँ सर, किसी को बोलेगा नहीं। और सामने वाले मकान में एक लौंडा रहता है, उसकी मरम्मत करनी है। अच्छा, क्यों? तो सर बात यह है कि वजह है सर, लेकिन सर आप इस मोहल्ले में क्या कर रहे हैं? आप इस मोहल्ले में किसी को पहचानते हैं? सत्यकाम को पहचानता हूँ। क्यों? उसी की पिटाई करने चाहते हैं? अरे सर, आप सत्यकाम को पहचानते हैं? खास जान पहचान नहीं है, लेकिन उसकी पिटाई क्यों करना चाहते हो? उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है क्या? ये एक लंबी दास्तान है सर। अगर आप सब जानना चाहते हैं तो पास में भूतेश्वर का अखाड़ा है। आप मेरे साथ चलिए, मैं सब बताता हूँ आपको। चलिए सर। यही हमारे अखाड़े के उस्ताद भूतेश्वर बाग। और भूतेश्वर उस्ताद ये मशहूर जासूस व्योमकेश बख्शी, और आप हैं इन्हीं के दोस्त अजीत बाबू। सत्यकाम को पहचानते हैं? तो तुम पुलिस के आदमी हो और उस लौंडे के सलाहकार? जी नहीं, ना तो मैं पुलिस का आदमी हूँ, ना ही सत्यकाम का सलाहकार। सत्यकाम से जान पहचान तो बस एक ही दिन पुरानी है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि सत्यकाम की पिटाई क्यों की जा रही है। अरे वो लौंडा छटा हुआ बदमाश है। मोहल्ले के शरीफ आदमियों ने शिकायत की है कि वो लड़कियों को छेड़ता है। ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आया समझ में? चलो निकल चलते हैं, कहीं सत्यकाम का बदला हमसे ही न ले लें। देखिए, अगर मोहल्ले का कोई आदमी बदमाशी कर रहा है तो उसे वाजिब सजा देना मोहल्लों वालों का ही काम है। ये काम कोई दूसरा क्यों करेगा? अगर आप लोग समझते हैं कि सत्यकाम को आप लोग अगर आड़े हाथ लेना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन उल्टा मैं तो यही समझता हूँ कि थोड़ी उसकी धुलाई हो तो शायद संभल भी जाए। लेकिन आप सबसे एक गुजारिश है कि खून खराबा ना करें। तभी तो सर ये जिम्मा मैंने लिया है, ताकि मैं उसकी अच्छी तरह से मरम्मत करूं और खिसक जाऊं। मैं तो इस मोहल्ले का हूं नहीं, इसलिए मुझे कोई पहचानेगा नहीं। भाभी जरा चाय भिजवा देना। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्यों, क्या हुआ? कल रात सत्यकाम दास मर गया। हैं? कैसे मर गया? मालूम नहीं, ये सुनो।
आज रात करीब आधी रात के बाद धर्मतल्ला की प्रसिद्ध दुकान सुचित्रा एम्पोरियम के मालिक सत्यकाम दास की मृत्यु संदेहजनक अवस्था में हुई। पुलिस तहकीकात कर रही है। उसे सचमुच मालूम था कि वो ज़्यादा देर बचने नहीं वाला, लेकिन इतनी जल्दी। मैं तैयार होता हूँ, अभी निकलना है। ये क्या है? ये तो रूपहरी कागज है जो सिगरेट के पैकेट में होता है ना। हाँ। गोंद से चिपकाया गया है। माफ कीजिए, आपको परेशान करने आए हैं। मेरा नाम ब्योमकेश बख्शी है और ये अजीत मेरे साथी। कुछ खास काम है क्या? आज मैं जरा, मेरे घर में एक दुर्घटना हो गई है। जी मुझे मालूम है, इसीलिए हम आए हैं। सत्यकाम की मौत हो गई है ना, आज ही अखबार में पढ़ा। आप सत्यकाम को जानते थे? जी हाँ, परसों ही मुलाकात हुई थी। मेरे सामने एक प्रस्ताव रख गए थे। कैसा प्रस्ताव? कि अगर अकस्मात उनकी मौत हो जाए तो मैं उनकी मौत की वजह की छानबीन करूं। बैठिए। ठीक है, बताइए क्या करना होगा। कल रात कब और किस तरह सत्यकाम की मौत हुई, कुछ बता सकते हैं आप? कल रात को मैं लगभग 1 बजे अपने कमरे में सोया हुआ था। अचानक जोर की आवाज से मेरी नींद खुल गई। लगा आवाज दरवाजे के बाहर से आई है और मैं। माफ कीजिएगा, आपके सोने का कमरा कौन सा है? ऊपर वाला कमरा। मैं अपने कमरे में अकेले ही सोता हूँ। मेरी पत्नी बगल के कमरे में सोती है। और सत्यकाम कहाँ सोता था? सत्यकाम तो यही नीचे सोता था, वो दरवाजे के पास वाला कमरा जिसमें ताला लगा हुआ है। ठीक उसके ऊपर ही मेरी पत्नी सोती है। अच्छा, कौन कौन रहता है यहाँ? हम दोनों के अलावा मेरा भतीजा और मेरी भतीजी। कब से है वो? 1 साल पहले उसके पिता गुजर गए। माँ पहले ही चल बसी थी, तब से वो मेरे पास ही रहती है। और कोई है नौकर वगैरह? हाँ, एक नौकर है, सहदेव। अच्छा, बताइए आगे क्या हुआ? हाँ, आवाज सुनते ही मैं दरवाजा खोलकर बालकनी में गया। नीचे अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सहदेव के चीखने पुकारने की आवाज सुनाई दी। मैं दौड़कर नीचे आया, देखा सहदेव ने दरवाजा खोल दिया है। पास ही सत्यकाम औंधा पड़ा हुआ है। उसकी पीठ में गोली लगी हुई है। बंदूक की गोली? हाँ। सत्यकाम रोज देर से आता था। सहदेव बरामदे में ही सोता था। खटखट की आवाज सुनते ही वो दरवाजा खोल देता था। कल आवाज आने पर दरवाजा खोलने से पहले ही किसी ने सत्यकाम पर पीछे से गोली चला दी। मौत गोली से हुई। फिर क्या? फिर पुलिस को इत्तला कर दी। सत्यकाम के कमरे पर ताला कौन लगाता है? वो खुद। जब भी वो कहीं जाता था, खुद ही कमरे में ताला लगाकर जाता था। और उस ताले की चाबी क्या पुलिस के पास है? हाँ। अच्छा, पुलिस ने कमरा खोलकर नहीं देखा? नहीं। ठीक है, आपसे तो और कुछ नहीं पूछना, लेकिन आपके घर के लोगों से तो एक सवाल करने हैं। पूछिए, किसको बुलाऊं? आपका नौकर सहदेव घर पर होगा अभी? जी हाँ, बुलाता हूं। सहदेव! तुम कल रात को कहाँ थे? हुजूर मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं पूछ रहा हूँ कि कल रात को जब सत्यकाम ने दरवाजा खटखटाया था तब तुम क्या जगे हुए थे? हुजूर मुझे कुछ नहीं मालूम। कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो कि तुमने उस वक्त किसी गोली की आवाज सुनी? नहीं हुजूर मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, लेकिन गोली की आवाज सुनाई दिया नहीं? नहीं हुजूर कुछ नहीं मालूम। देखो सहदेव, डरने की कोई बात नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना। हुजूर मुझे कुछ नहीं मालूम। जाओ,
अपनी भतीजी को बुलाएंगे आप? सहदेव तुम जाओ, चुमकी को भेज दो। तुम्हारे मामा ने कहा कि तुम 1 साल से यहाँ रह रही हो। पहले कहाँ थी? मानिक तला। लिखाई पढ़ाई करती हो? जी, कॉलेज में पढ़ती हूँ। और तुम्हारे भैया? वो भी कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा, कल रात तुम्हें कब पता चला? मैं सो रही थी, भैया ने जोर से कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और मेरी नींद टूट गई। तुम रात को कमरे का दरवाजा बंद करके सोती हो? हाँ। सोने का कमरा कहाँ है, नीचे या ऊपर? नीचे, पीछे की तरफ, भैया के कमरे के साथ साथ। तुमने कोई बंदूक की आवाज सुनी? नहीं। नींद टूटने के बाद क्या किया? भैया के साथ इसी कमरे में आई, तब मामा टेलीफोन कर रहे थे। और तुम्हारी मामी? मामी यहाँ नहीं थी। ऊपर जाकर देखा, तब अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। आपकी पत्नी से मुलाकात हो सकती है? क्या चाहते हैं आप? क्यों आए हैं यहाँ पर? क्षमा कीजिए, मेरा फर्ज बनता है, इसीलिए आप लोगों के सामने कुछ गुस्ताखी कर रहा हूँ। आपको तो किसी ने नहीं बुलाया। आपका यहाँ कोई फर्ज नहीं है। जाइए आप, हमें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। क्या आप नहीं चाहती कि सत्यकाम की मृत्यु के रहस्य का कोई समाधान हो? बिल्कुल नहीं चाहती। जो होना था सो हो गया। जाइए आप और छुट्टी कीजिए। पुत्र शोक में हम जरा परेशान हैं। क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप हमें माफ करें। नहीं, कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिए कि अपने भतीजे को हमारे यहाँ भेज दीजिए कल। जरूर। आप जरा 1 मिनट बाहर आएंगे? हाँ, चलिए। आइए। उषानाथ बाबू, ये यहाँ आओ। ये यहाँ क्या लगा हुआ है? क्या मालूम, पहले तो कभी गौर नहीं किया। हाँ, लेकिन ये हाल ही में चिपकाया गया है। अगर यहाँ पर कोई छोटा बच्चा होता तो शायद पूछते, लेकिन आप पूछिए किसने लगाया है। सहदेव, चुमकी, जरा इधर आओ। मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। ठीक है, जाओ चुमकी को भेज दो। पूछिए क्या पूछना है। चुमकी, ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है, तुम्हें मालूम है? मुझे नहीं पता किसने कब लगाया, लेकिन कल शाम ये यहाँ नहीं था। अच्छा ठीक है, इसे यहीं पर लगा रहने दीजिए। हाँ? अच्छा उषानाथ बाबू, नमस्कार। नमस्कार। चलो अजीत। नमस्कार भवानी बाबू, नमस्कार। अरे आप इसमें कहां से उलझ गए? बस यूं ही समझिए, उलझ गया। बैठ सकते हैं? बैठिए बैठिए, बैठेंगे क्यों नहीं आप। वैसे लड़का पक्का शैतान था। जिसने भी उसका खून किया उसने उस परिवार पर बहुत बड़ा उपकार किया है, और ऐसे खूनी को तो इनाम मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप अपनी कार्यवाही करते रहिए, मैं तो सिर्फ सत्य की खोज। जी। कहिए, क्या जानना चाहते हैं? पूछिए पूछिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई? शाम तक आ पाएगी। तो ठीक है, शाम को मैं टेलीफोन कर लूंगा। लेकिन मौत तो बंदूक की गोली से हुई थी। बड़ी बंदूक से नहीं, किसी पिस्तौल या रिवॉल्वर से। गोली पीठ की बाएं तरफ से अंदर घुसी है और शरीर से निकली नहीं। इसका मतलब है वहीं कहीं अटकी पड़ी होगी। गोली पीठ से घुसी है, इसका मतलब है कि सत्यकाम पर वार करने वाला सत्यकाम के पीछे होगा। सत्यकाम जैसे उल्लू के बारे में कुछ भी कहना बेकार है। लेकिन जिस वक्त सत्यकाम का खून हुआ वो घर के अंदर था। नौकर की चीख पुकार सुनकर वो और उसका मामा दोनों भागकर दरवाजे पर आई, और ठीक उसी वक्त किसी ने सत्यकाम को पीछे से गोली मार दी।
लेकिन गोली मारने वाला लड़का ये नहीं हो सकता। अच्छा, छत से क्या गोली चलाई जा सकती है? बेशक। छत से गोली जब मारी गई होगी तो गोली शरीर से ऊपर से नीचे की तरफ आई होगी, लेकिन यहाँ तो गोली पीछे से सामने की तरफ आई। चिनांचे घर में कोई नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? मुझे ब्योमकेश बाबू से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। तुम्हारा जरूरी काम मैं समझता हूँ, चंदा बाद में आके लेना। जाओ। मैं चंदा लेने नहीं आया हूँ। फिर क्यों आए हो? कहा ना बहुत जरूरी काम है, मुझे बैठने दो। सत्यकाम का खून हो गया है। बैठो बैठो नंदलाल, तुम्हें सत्यकाम की खबर कैसे मिली? आज सुबह एक दोस्त के घर गया था, उधर ही पता चला कि किसी ने कल रात सत्यकाम का खून कर दिया है। कल शाम को जब आप अखाड़े से चले गए, उसके बाद मैं उधर गया ही नहीं। सर मुझे इस मौत के बारे में कुछ नहीं मालूम सर। अच्छा, तुम्हारी वो कटारी कहाँ है? कटारी? कटारी तो मैंने फेंक दी सर। सुना है कि उसकी हत्या गोली मारकर की गई है। अच्छा, कटारी से नहीं। अच्छा ये बताओ, उस मोहल्ले में तुम्हारे जान पहचान वालों में से किसी के पास पिस्तौल या रिवॉल्वर है? नहीं सर, और अगर किसी के पास होगी भी तो मुझे मालूम नहीं। हाँ बोल रहा हूँ, बोलो। हाँ रिपोर्ट आ गई है, एक मिनट। हाँ देखो, मौत रात के समय 12 से 2 के बीच में हुई है। और गोली 45 रिवॉल्वर की है। गोली बाई तरफ इसके प्योर के नीचे से घुसकर दिल को चीर कर दाईं तरफ के फेफड़े की तीसरी हड्डी में अटकी हुई है। और गोली की दिशा नीचे से कुछ ऊपर की तरफ है और बाहर से अंदर की तरफ। नहीं 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 नहीं, कोई चोट के निशान नहीं है। और कोई चोट के निशान नहीं है? अच्छा, पेट में काफी शराब मिली थी। जी थैंक यू। गोली की दिशा क्या बताई? नीचे से ऊपर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ। मतलब गोली चलाने वाला पीछे जाड़ में बैठा छुपा था और उसने बैठे बैठे गोली चलाई। बैठकर गोली चलाई? क्यों? ये मुझे क्या मालूम, उसने मुझसे पूछ के थोड़ी गोली चलाई थी। मैं तो सोने जाती हूँ। तुम कहना चाहते हो कि खूनी पहले से ही अहाते के अंदर छुपा बैठा था और जब सत्यकाम ने बड़ा फाटक बंद करके 25-30 कदम चलकर दरवाजा खटखटाया तो खूनी ने गोली चलाई। मैं पूछता हूं क्यों? क्यों? सत्यकाम जब फाटक खोल कर आया उसने तब क्यों नहीं गोली चलाई? उसी में उसका फायदा था और फिर गोली मारकर फाटक से भाग भी जाता। हाँ, वार खाली जाने का भी कोई अंदेशा नहीं था। क्यों? सवाल का जवाब क्या है तुम्हें बताओ। जवाब यह है कि खूनी ने पीछे से गोली नहीं चलाई। और इससे भी ज्यादा गंभीर समस्या है रूपहरी चक्का। वो किसने लगाया, कब लगाया, क्यों लगाया? मतलब रूपहरी चक्के का भी कोई गूढ़ मकसद है? जरूर है। बस उस मकसद का पता लग जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। तुम एक काम करो, सवेरे जल्दी ही उषानाथ बाबू के मकान पर जाओ और शीतांशु को यहाँ ले आओ। आओ। नमस्ते। ये लो। नमस्कार। आओ सितांशु, आओ, बैठो बैठो बैठो। उस दिन तुम घर पर मिले नहीं और तुम्हारी मामी कुछ बिगड़ सी गई थी, इसलिए कुछ सवाल तो कर नहीं सका तुमसे। 2-4 सवाल पूछने। क्या उम्र है तुम्हारी? 20 साल। ये बताओ, जिस रात सत्यकाम का खून हुआ था क्या तुम जगे हुए थे? जी। क्या कर रहे थे? तो रात को तुम अपने कमरे का दरवाजा क्या अंदर से बंद करते हो?
उस रात जब सब सो गए तो क्या तुम बाहर गए थे? जी नहीं। मेन दरवाजे के अलावा घर से बाहर जाने का कोई और रास्ता है? पिछला दरवाज़ा। पिछला दरवाजा। उस रात कोई पिछले दरवाजे से बाहर गया था? जी नहीं, अगर कोई गया होता तो मुझे मालूम होता, क्योंकि मेरा कमरा दरवाजे के पास है। दरवाज़ा खुलते वक्त चरमर की आवाज़ करता है, इसके अलावा उस पर ताला पड़ा रहता है। उसकी चाबी किसके पास है? सहदेव के पास। अच्छा, सत्यकाम रात को हमेशा देर से लौटता था, ये तुम्हें मालूम था? जी। तुमने कभी रिवॉल्वर इस्तेमाल किया है? सत्यकाम के पास रिवॉल्वर था? मुझे मालूम नहीं, शायद नहीं था। घर में कोई पिस्तौल, रिवॉल्वर, बंदूक? मालूम नहीं। सत्यकाम के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा था? मेरा उसके साथ कोई व्यवहार नहीं था। मैं और वो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे। क्योंकि वो दुष्चरित्र था, इसलिए। अच्छा, तुम अपने पिता से प्यार करते थे तो अपनी बहन से भी बहुत प्यार करते हो? सत्यकाम का खून करने की कभी इच्छा हुई थी? कोई बात नहीं, मैं समझता हूं, लेकिन कभी चेतावनी तो दी होगी? दी थी। मैंने उसे साफ साफ कहा था कि उसने अगर इस किस्म की हरकत घर के अंदर की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। घर से तुम्हारा मतलब चुमकी से? अच्छा, उस रात नौकर की चिल्लाहट सुनकर तुमने जाकर क्या देखा? मैंने देखा बाहर सत्यकाम औंधा पड़ा हुआ था। लेकिन तुमने देखा कैसे? वहां तो अंधेरा था। उसके हाथ में एक टॉर्च थी जो जल रही थी। फिर मामा ने भी बाहर की बत्ती जला दी थी। तुम्हारे मामा मामी तो सत्यकाम को लेकर काफी परेशान रहते थे ना? कैसी परेशानी? मतलब आपस में झगड़ा अक्सर जो इस तरह होता रहता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उन लोगों में कभी झगड़ा नहीं होता। बिल्कुल नहीं? नहीं, वो तो एक दूसरे से बात भी नहीं करते। बात नहीं करते? मतलब मामा मामी से बात नहीं करना चाहते, मामी उनसे बात नहीं करना चाहती। अच्छा, कब से? जब से मैं यहाँ हूँ। पहले जब हम मानिक तला में थे, मैं अक्सर यहाँ आया करता था। उस वक्त भी ये लोग आपस में बातचीत नहीं करते थे। आइए आइए, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। बैठिए। मैं इंस्पेक्टर भवानी प्रसाद जी के पास गया था। अच्छा। सोचा था कुछ जानकारी हासिल करूं, कुछ पता नहीं चला। सब भाग्य में लिखा है। इस लड़के की दुश्चिंता ने हम दोनों की जिंदगी बिगाड़ के रख दी। अब ये नहीं रहा तो सोचता हूं अपनी पत्नी को लेकर कहीं घूम आऊं। कलकत्ते के बाहर जाऊंगा तभी मन को शांति मिलेगी। ये बात तो है, लेकिन आप कहाँ जाएंगे? कहीं भी, काशी, वृंदावन, दिल्ली, आगरा, लेकिन पुलिस को एतराज तो नहीं होगा? पुलिस को इत्तला करके जाइए ना। मेरे हिसाब से कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए। फिर तो मैं कल परसों ही चला जाता हूँ। कलकत्ते में अब मेरा दम घुटने लगा है। तो क्या आप अपनी दुकान बंद करके जाएंगे? सुचित्रा? नहीं नहीं, वो हमारे खजांची है ना धनंजय बाबू, हाँ, वो चलाएंगे। अच्छा। वो हमारे ससुर के जमाने से हैं। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि सितांशु है ना, वो भी दुकान संभाले। पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर दुकान उसे ही तो संभालनी है। ऐसा करो अजीत, तुम घर जाओ, मैं जरा सुचित्रा एम्पोरियम होता हूँ। वहां क्या करोगे? खजांची धनंजय से मिलाता हूँ। वो तो उशनाथ बाबू के ससुर के जमाने से है वहां। मैं चलता हूँ। क्या बात है, केस सुलझ गया? अब तो कश्मीर चल सकते हैं ना? हम्म। ये क्या है?
प्रीति उपहार, मतलब के प्यार का तोहफा। कैसा तोहफा? अरे 20-25 साल पहले शादी के मौके पर ऐसे छपे हुए उपहार देने का आम रिवाज था। ये वही कागज है, खजांची धनंजय मंडल ने मुझे दिया है। क्या बात है, साफ साफ बताओ ना, कश्मीर घूमने जा सकते हैं या नहीं? ओहो, पहले ये सुनो। कुमारी सुचित्रा का शुभ विवाह उषा नाथ के साथ। बाद में एक बकवासी कविता, नीचे कविता लिखने वाले का नाम, धनंजय मंडल और सुचित्रा एम्पोरियम के अन्य कर्मचारी, कलकत्ता 17 फरवरी 1935। अरे तो इसमें क्या है, इतना फूले क्यों समा रहे हो? हे, इसी में तो सब कुछ है। सत्यकाम की मौत के रहस्य का समाधान इस कविता में? ओहो मूर्ख हो तुम, इस कविता में नहीं, शादी की तारीख में, 17 फरवरी 1935। कुछ समझे ही नहीं। मेरी बात सुनो, सत्यकाम ने अपने पैदा होने की तारीख बताई थी ना, मालूम है ना? हाँ हाँ बताई थी, लेकिन मुझे याद नहीं। मुझे याद है, तुमने अपनी डायरी में शायद नोट किया होगा, देखो। हाँ हाँ, लेकिन इस तारीख और सन से सत्यकाम की मौत का क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है। तारीख देखी? हाँ, 7 अगस्त 1935 लिखा है। उषानाथ की शादी हुई थी 17 फरवरी, सत्यकाम का जन्म हुआ 7 अगस्त, 6 महीने बाद। ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन है ना? हाँ नामुमकिन है। तो सत्यकाम उषानाथ का लड़का नहीं है। तो फिर किसका लड़का है? ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन इस तारीख और सन से सत्यकाम की मौत का क्या संबंध है भाई? ओहो, सत्यकाम का खून उषानाथ ने किया है। क्या? आप धनंजय बाबू से मिलने गए थे? हाँ गया था। क्यों मिलने गए थे? जो कुछ भी जानने गया था पता चल गया। क्या जानने गए थे? सब पता चल गया है उषानाथ बाबू। यहाँ तक के दरवाजे पर रूफेरी चक्का क्यों चिपकाया गया था वो भी। जो कुछ भी पता लगा है उसे अदालत में साबित कर सकते हैं? आपकी शादी की तारीख और सत्यकाम के जन्म की तारीख को छोड़कर बाकी सब तो साबित करना शायद मुश्किल होगा, लेकिन मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता, सिर्फ जानना चाहता हूँ। सत्यकाम ने मुझे अपनी मौत के बारे में छानबीन करने को कहा था और कुछ नहीं। व्योमकेश बाबू, सत्यकाम का खून करना क्यों जरूरी था, आप जानना चाहते हैं? हाँ जरूर। सन 1923 में रमाकांत चौधरी ने सुचित्रा एम्पोरियम की स्थापना की। उनके एक ही संतान थी, सुचित्रा। उसी के नाम पर उन्होंने दुकान का नाम भी रखा। उषानाथ बाबू ने एक मामूली सेल्समैन की हैसियत से सुचित्रा एम्पोरियम में नौकरी की। तब उनकी उम्र करीब 21 या 22 की होगी। गरीब घर का अनाथ लड़का था, दिखने में सुंदर और मेहनती। फिर 2 साल नौकरी करने के बाद उषानाथ बाबू की किस्मत खुल गई। एक दिन रमाकांत चौधरी ने उषानाथ को अपने पास बुलाया और कहा कि वो अपनी इकलौती बेटी की शादी उषानाथ से करना चाहते हैं। उषानाथ को तो जैसे धरती पर चांद मिल गया। कुछ दिनों के बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। उषानाथ बाबू के सहकर्मियों ने प्रीति उपहार के तौर पर एक मलमल जैसे कागज पर कविता छपवाकर उन्हें भेंट दी। वही कागज आज मुझे खजांची धनंजय मंडल ने दिया। लेकिन शादी की पहली रात को ही उषानाथ बाबू को पता चल गया कि रमाकांत चौधरी ने अपनी इकलौती बेटी की शादी एक गरीब मामूली कर्मचारी से क्यों की। शादी की रात सुचित्रा 3 महीने की गर्भवती थी और पूरी रात उषानाथ बाबू ने कुर्सी पर बिताई। अगले सवेरे वो रमाकांत बाबू से जा मिले और कहा कि आपका मकसद पूरा हो गया, अब मुझे छुट्टी दीजिए। लेकिन रमाकांत बाबू भी इस स्थिति के लिए तैयार थे। उन्होंने उषानाथ बाबू से कहा कि
उन्हें कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे उनका भी मुंह काला हो। बेहतर ये होगा कि वो चुपचाप सब कुछ सह लें, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। साथ में उन्होंने उषानाथ बाबू के हाथ में एक वकालतनामा रख दिया, जिसके मुताबिक सुचित्रा एम्पोरियम में उषानाथ बाबू भी बराबर के हिस्सेदार बने। उन्होंने कहा, आज तो मेरा हुक्म चलता था, अब कल से तुम्हारा भी हुक्म चलेगा। उषानाथ बाबू का सर चकरा गया, किसका नहीं चकरा था। इतनी धन दौलत को वे ठुकरा न पाए। अब वो अपने ससुराल में ही रहने लगे, लेकिन सुचित्रा के साथ उन्होंने कोई संबंध नहीं रखा। दोनों अलग अलग कमरों में सोते थे। फिर 1 महीने बाद रमाकांत बाबू अपनी बेटी को लेकर विलायत चले गए। कहा, लड़की बीमार है, इलाज के लिए इंग्लैंड जाना जरूरी है। और 1 साल के बाद वो लौटे। सुचित्रा की गोद में अब एक बच्चा था, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि वो बच्चा 2 महीने का है या 5 महीने का। अब धीरे धीरे सत्यकाम बड़ा होने लगा। उसकी रगों में किसी धूर्त और दुष्चरित्र बाप का खून था, और वो भी बिल्कुल वैसा ही अपने अज्ञात बाप की तरह निकला, लापरवाह और उज्जड़। जब वो 19 साल का हुआ तो रमाकांत चौधरी चल बसे, और सुचित्रा एम्पोरियम का आधा हिस्सा उसे मिला। तब उसे अपने जन्म के रहस्य के बारे में पता चला। वो अपनी माँ और उषानाथ बाबू से नफरत करने लगा और उन्हें खरी खरी सुनाने लगा। लेकिन उसकी मनमानी इतनी बढ़ गई थी कि सुचित्रा एम्पोरियम का दिवाला निकलने की नौबत आ गई थी। और फिर एक अधेड़ उम्र की औरत ने दुकान में चिल्ला चिल्ला कर कहा कि सत्यकाम ने उसकी बेटी की इज्जत लूटी है, वो उसे छोड़ेगी नहीं। तब उषानाथ बाबू ने फैसला कर लिया कि सत्यकाम को रास्ते से हटाना होगा। लेकिन सत्यकाम भी बहुत तेज लड़का था, वो उनका मकसद समझ गया, लेकिन अपने आप को बचा नहीं सका। अगर वो पुलिस के पास जाता तो अपने जन्म का रहस्य खोलना पड़ता। इसीलिए वो मेरे पास आया, लेकिन मुझे भी ये नहीं बता पाया कि कौन उसका खून करना चाहता है। उसे कहना पड़ता ना मुझे कि वो लावारिस है और उसकी माँ उल्टा है, लेकिन वो मुझे अपनी जन्म की तारीख दे बैठा, और यही उसकी मृत्यु रहस्य की चाबी है। जिस रात सत्यकाम का खून हुआ वो दिन शनिवार का था, और शनिवार को सत्यकाम अक्सर देर से लौटता था। उस रात करीब 10:30 बजे जब सारे नौकर खाना खा चुके थे तो उषानाथ बाबू चुपके से नीचे आए और दरवाजे पर एक रूपहरा चक्का चिपकाकर वापस ऊपर चले गए। अपनी बत्ती बुझाई और बालकनी में इंतजार करने लगे। करीब आधे घंटे बाद सत्यकाम आया। फाटक से दरवाजे का रास्ता जो है वो अक्सर अंधेरे में रहता है, इसलिए उन्होंने अपनी टॉर्च चलाई। दरवाजे पर आकर दरवाजा खटखटाया तो देखा कि नीचे चांदी के गोल सा कुछ चमक रहा है। नीचे झुककर देखा और तभी अपनी बालकनी से उषानाथ बाबू ने उन पर गोली चलाई। रिवॉल्वर की गोली सीधा सत्यकाम की पीठ से घुसकर उसकी सीनों की हड्डियों में जा फंसी। वह मुंह के बल वहीं का वहीं गिर पड़ा। टॉर्च जलती की जलती रह गई। जाने से पहले वो मुझसे कह गए कि करीब 21 साल से जैसे वो और उनकी पत्नी शमशान की जिंदगी जी रहे हैं। अब पिछला सब कुछ भुलाकर वो अपना जीवन एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि उनकी जिंदगी की कहानी किसी के सामने मत दोहराओ, उन्हें जीने का एक मौका दो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं?